नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ और कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ और वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है क्योंकि मुझे जितने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ कमेंट्स किए उसको रिप्लाई मैं नहीं दे पाया तो मैं थोड़ा-सा अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न एनालिसिस के ऊपर बिज़ी हूँ, तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। आपने जो माँगा है, मैं आपको ज़रूर दूँगा, तो प्लीज़ इंतज़ार करिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा-सा टाइम ले रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स क्या है। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा उसका नाम है जुबिलियंट फुटवर्क। आप सभी जानते हैं जुबिलियंट फुटवर्क एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में खुद का जो कंपटीटर है, उसके कंपटीटर कोई नहीं है। कंपनी अकेला ही बिज़नेस कर रहा है। तो जुबिलियंट फुटवर्क देखिए बहुत सारे लोगों को गलती क्या होते हैं, देखिए 2 तरीके से कंपनी होते हैं। एक फूड देखा जाए तो फूड सर्विसेज कंपनी और दूसरा है फूड डिलीवरी कंपनी। तो आप कहेंगे से इस दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए फूड सर्विसेज कंपनी का मतलब है कंपनी खुद प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके बाद डिलीवरी करते हैं। इसको बोला जाता है फूड सर्विसेज कंपनी। जैसे आप देखेंगे जुबिलियंट फूड। अब जुबिलियंट फूड का प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं। जुबिलेंट फूड का प्रोडक्ट क्या है? डोमिनोज। तो आप सभी जानते हैं कितने पॉपुलर एक मतलब पिज़्ज़ा कंपनी है डोमिनोज। तो आप साथ ही साथ आप देखेंगे तो डंकिन, साथ ही साथ हॉन्ग्स किचन, तो पॉपाइज। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो किसका है? जुबिलेंट फूड का, जिसका डिमांड इंडिया में लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि देखिए लोगों को फास्ट फूड खाने का आदत बन चुके हैं। लोग घर बैठे अभी मान के चलिए कभी भी पार्टी हो रहा है तो उसके लिए वो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। मान के चलिए कोई भी बर्थडे हो रहा है तो उसके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। मान के चलिए आपके घर में कोई नहीं है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, चलो मैं पिज्ज़ा ऑर्डर कर लूँ क्योंकि आज पिज्ज़ा घर घर आके डिलीवर दे रहा है। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था वो चीज़ क्या है? ये 2 तरीके से कंपनी होते हैं, एक सर्विसेज़ कंपनी, एक देखा जाए डिलीवरी कंपनी। और जुबिलेंट फूड जो है, वो सर्विसेज़ और डिलीवरी दोनों का एक साथ काम करता है। इसका मतलब वो दूसरे कंपनी को हायर नहीं किया कि खुद का प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरे कंपनी के माध्यम से वो डिलीवरी करे। वो खुद की ही कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ के माध्यम से डिलीवरी के माध्यम से डिलीवरी बॉयज़ के माध्यम से वो डिलीवरी करते हैं। और डोमिनोज़ का और पिज़्ज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा 30 मिनट्स के अंदर अगर आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं हुआ, तो आपका पैसा वापस मिलेगा। तो आपको फ्री में मतलब आप पैसा वापस नहीं मिलेगा, फ्री में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। तो इसी बिज़नेस के मॉडल्स के हिसाब से आज मतलब मतलब जुबिलिएंट फूड आगे चल के एक बहुत बड़ा कंपनी बन सकते हैं। तो मैं इतने सारे क्यों बात बताया? क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ एक सर्विसेज़ कंपनी, एक डिलीवरी कंपनी। तो डिलीवरी कंपनी कौन है? ज़ोमैटो। ज़ोमैटो एक डिलीवरी कंपनी है, क्योंकि ज़ोमैटो क्या करते हैं, वो खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो दूसरा प्रोडक्ट को लेकर सर्विस मतलब दूसरों को डिलीवर करते हैं, तो इसलिए वो डिलीवरी कंपनी है। तो ये बात आप याद रखना। तो जुबिलेंट फूड के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में हाई वैल्यूएशन के साथ-साथ कंपनी काम कर रहा है, कंपनी का डेब्ट भी है, कंपनी की एनुअल इनकम भी चलो ठीक-ठाक हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी ने इस बार क्या प्रॉफिट किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इस बार सेल किया 1100 करोड़ से, कंपनी इस बार सेल्स को इंक्रीज किया 1200 करोड़ के आसपास। मगर कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 902 करोड़ के आसपास कंपनी के एक्सपेंस था। इस बार कंपनी का 1000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ और इसी के चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 23% से घटकर हो चुके हैं 17%। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है 96 करोड़ से बन चुके हैं 29 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा-सा रिज़र्व कम हुआ था, कोई बात नहीं। कंपनी का जो कर्ज़ा है वो रिज़र्व से देखा जाए तो ज़्यादा है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का कर्ज़ा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। एक टाइम कंपनी तो डेब्ट फ्री था, आज कंपनी के पास 1% से भी ज़्यादा कर्ज़ा है। ये बात आपको याद रखना है। हाँ, खुद का एक्सपेंड करने के लिए, कंपनी का ग्रोथ करने के लिए वो कर्ज़ा लिया हुआ है। तो कर्ज़ा मिटा कंटिन्यूअसली वो बढ़ते जा रहा है कि कर्ज़ा कम हो रहा है वो देखना ज़रूरी है क्योंकि रिज़र्व से ज़्यादा कर्ज़ा होना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से। तो कंपनी के ये पॉइंट्स मुझे थोड़ा-सा वीकनेस लगा। कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट में अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है। 2100 करोड़, 2700 करोड़, 3500 करोड़ इस बार कंपनी का टोटल फिक्स एसेट इंक्रीज़ हुआ। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के डेप्थ के बारे में। तो रही बात कंपनी का देखिए चार्ट पैटर्न के बारे में, तो चार्ट पैटर्न मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न लगा। मैं आपको पहले भी मेंशन किए थे कि ये जो रेंज बना, ये जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ, वो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था।
इस रेंज के अंदर बहुत दिनों तक कंपनी काम किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिया था कहाँ पे, 492 रुपीज के आसपास। तो इस रेजिस्टेंस के बाद सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, सेकंड जो शॉर्ट रेजिस्टेंस है 513 रुपीज के आसपास, और थर्ड जो रेजिस्टेंस बनना है 534 रुपीज के आसपास। ये तीनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस तीनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से कंटिन्यूअसली जर्नी करने के बाद नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए करेक्शन भी देखने को मिला, और यहाँ पे करेक्शन में यही बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो इस रेंज के अंदर अगर कंपनी कुछ टाइम टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट हुए तो नेक्स्ट लेवल तक वो ज़रूर जाएगा। इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर मैं पिछले दिनों भी आपको वीडियो बनाकर दिया था, और मैं आपको वहाँ पे मेंशन किए थे कि ज़ोमैटो एक ऐसे कंपनी है जिस कंपनी का अपकमिंग फ्यूचर अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा-थोड़ा करके चेंज हो रहा है। एक टाइम ज़ोमैटो के ऊपर 40% तक डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता था। मतलब जितने सारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, उसको हर डिलीवरी में 40 रुपीज़ मिलता था। तो अभी वो 40 रुपीज़ नहीं, अभी 20 रुपीज़ मिलता है। इसका मतलब 50% वहाँ पे कट आउट कर चुके हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ोमैटो में इतना पैसा कम कर दिया, तो उसका एम्प्लॉयी भाग जाएगा। देखिए, बिल्कुल नहीं भागेगा। तो देखिए, जिस लोगों को एक बार वहाँ से प्रॉफ़िट मिलना स्टार्ट हो गया ना, वो कभी नहीं भागेगा, क्योंकि उतना पैसा दूसरे डिलीवरी कंपनी नहीं देते। जितना पैसा डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो दे रहा है, बाकी डिलीवरी कंपनीज़ भी वहीं से पैसे दे रहा है। तो वो यही कोशिश करेंगे कि एक लिमिटेड रेंज के अंदर-अंदर वो डिलीवरी कर पाएँ। तो ज़ोमैटो के ऊपर इसी के चलते ये जो प्राइस कटिंग किया, इसी के चलते कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन में फ़र्क दिखा। फ़र्क किस तरीके से दिखा? अगर ध्यान दीजिएगा, कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट में 1200 करोड़ का टोटल पिछले सालों में क्वार्टरली रिज़ल्ट था, मतलब सेल्स था, वो इंक्रीज़ होकर इस बार हो चुके हैं 2000 करोड़ के आस-पास। तो कंपनी के एक्सपेंस जो था 1600 करोड़ के आस-पास, इस बार बन चुके हैं 2200 करोड़। देखिए, एक्सपेंस अभी भी कंट्रोल में नहीं आया, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा कंट्रोल हो चुके हैं, अभी भी कंट्रोल में नहीं आया। हाँ, कंट्रोल हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना से, इसलिए 450 करोड़ का ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था, इस बार 250 करोड़ बना। कंपनी का देखिए आदर्श इनकम में पिछले बार कितना आदर्श इनकम था, 130 करोड़, इस बार बना 170 करोड़। इसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, 360 करोड़ का लॉस पिछले सालों में था, इस बार बन चुके हैं 188 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो लॉसेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यही बात मुझे पसंद लगा, क्योंकि 37% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव से बन चुके हैं इस बार 11% का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का रिज़र्व के बारे में, तो रिज़र्व में मुझे जो ग्रोथ दिखा, वो धीरे-धीरे करके कंपनी का ग्रोथ नहीं, बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि एक टाइम कंपनी का 400 करोड़ के आस-पास रिज़र्व था, आज वो रिज़र्व बन चुके हैं 18,000 करोड़। तो कंपनी का जो डेप्थ है, वो ना के बराबर है। तो ये कंपनी का कुछ खासियत है, इस खासियत के कारण कंपनी का एक स्ट्रेंथ बनेगा। तो कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया कि कंपनी 52 वीक्स हाई भी अचीव कर चुके हैं, और कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस था 76 रुपीज, उस रेंज तक कंपनी ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो अभी क्या करना है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अभी क्या करना है उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जोन देखने को मिला था। उसके बाद देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, और उसके बाद बिग ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंटिन्यूअसली जर्नी कंपनी किया। तो क्या अभी कंटिन्यूअसली जर्नी और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो क्या इस रैली कंटिन्यू होगा? मेरे हिसाब से ना। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली कभी भी जर्नी नहीं होता, कभी ना कभी कोई भी रेजिस्टेंस के, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इसका रेजिस्टेंस के साथ साथ इस जगह पे सप्लाई जोन भी है। तो जब कोई रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन एक साथ होता है, तो उस लेवल में कंपनी के ऊपर गिरावट होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। मान के चलिए किसी किसी मतलब इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया, तो यहाँ पे निवेश करने के बाद वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद वो देखा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो टच कर चुके हैं, तो वो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो भारी मात्रा में अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो शेयर में क्रैश होगा। तो शेयर में आपको देखना है कि कुछ टाइम अगर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करे, इसी जगह पे कंपनी कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 88 रुपीज के आसपास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिवली बाई मत कर लेना, यहाँ से करेक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ पे इस लेवल तक भी आकर गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ, यही बन जाएगा कंपनी के लिए एक सपोर्ट। तो इस लेंस तक जरूर इंतजार करना। अभी तक कंटिन्यूअसली जो बाइंग हो रहा है, तो यहाँ पे फोमो बाइंग मत कर लेना। तो मेरे हिसाब से मैं कभी भी करेक्शन दिखे तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में जरूर अपडेट दे दूंगा। और
आपको मैं वीडियो बना कभी भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो मार्किंग किया हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो स्ट्रैटेजीज़ है, वो स्ट्रैटेजी क्या है, 200 डेज़ के नीचे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल स्टार्ट होता है और उसका क्लोजिंग अगर 200 डेज़ के ऊपर ना भी है तो चलेगा, 200 डेज़ के ऊपर ना भी हो तो चलेगा। कंटिन्यूअसली अगर ग्रीन कैंडल बना और वो 20% के ऊपर बना हो रहा है, तो कभी न कभी ये शेयर गिरेगा ज़रूर। और इस रेंज तक अगर इस रेंज तक आए तो मैं एग्रेसिवली हाई वॉल्यूम के साथ मैं बाय करूँगा। क्योंकि इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। ये जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, यहाँ पे कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं है, यहाँ पे एक एक रिसर्च है। वो रिसर्च यही बताता है कि यहाँ पे इस तरीके से एग्रेसिवली कंटिन्यूअसली बाय हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई पब्लिक बाय नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई बड़े इंस्टीट्यूशन बाय किया। वो इंस्टीट्यूशन जब इस लेवल तक आएगा, वो फिर से बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल प्रीवियस डेटा के हिसाब से दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली इस लेवल में बाय स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली सेल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। क्या इस मार्किंग में आपको यहाँ पे कर दूं तो कितने परसेंटेज हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा कितना, 23%। पिछले भी 23% था, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मैं आपको बार बार बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी टच कहाँ पे किया, यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद नीचे तो गया, हाँ बिल्कुल। तो जब नीचे जाता है तो अगर उसी बाइंग रेंज से अगर नीचे 10% गिरावट हुआ, 10% के ऊपर बाई कर लेना। तो 10% के ऊपर बाय हुआ, उसके बाद टारगेट कहाँ पे होगा, 10% का टारगेट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे टारगेट मिल चुके हैं। तो फिर से देखिए, वहां से फिर से एक बार टच किया, फिर से एक बार एंट्री मिला, मतलब 2 बार ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया। यहाँ पे एंट्री मिला, यहाँ पे टारगेट मिला, 3 बार 10% का टारगेट मिला, मतलब कितना, 30% का टारगेट यहाँ पे ही आपको मिल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जो धमाका यहाँ पे होने वाला है, जो जो रेंज में आपको ड्रॉ करके दिया, वो रेंज क्या बता रहा है कि यहाँ पे एंट्री लेवल मिला और टारगेट कहाँ पे था, इस लेवल तक। देखिए टारगेट अचीव हो चुके हैं। इसका मतलब पहले हम लोगों को 30% यहाँ पे 3 बार 10% के हिसाब से मिला, उसके साथ आपको मिला कितना, 23%। तो कुल मिलाकर कितना परसेंटेज मिला आप देख सकते हैं। हाँ, आप इसको कितने बार ट्रेड लिया उससे आप एवरेज जरूर कर लेना। तो ओवरऑल बात करूँ तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड से प्रॉफिट मिलता है। तो जरूर इस तरीके से ट्रेड के ऊपर जरूर फोकस रखेगा। तो फिर से इस तरीके से पैटर्न बना तो मैं इंतजार करूंगा, कभी भी मौका मिले तो मैं जल्द जल्द से जल्द इसके ऊपर एंट्री जरूर लूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी हायर हाई बनाते जा रहा है। कंपनी पिछले दिनों में भी हाई करके क्लोजिंग हुआ। तो कंटिन्यूअसली हाई होने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी ने कंटिन्यूअसली रिजल्ट को इंक्रीजिंग किया। कंटिन्यूअसली कंपनी का ग्रोथ हुआ। 15% से कंपनी का ग्रोथ इस बार 20% तक देखने को मिला और इसी के चलते कंपनी के शेयर के ऊपर एक शानदार बूम देखने को मिला। तो अभी एस्ट्रल जो कंपनी है वो हाई रिक्सी जोन में है। आप कहेंगे सर हाई रिक्सी जोन क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का जो यहाँ पे जो लेवल टच किया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्यों? देखिए मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। देखिए प्रीवियस डेटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसी रेंज तक यहाँ पे देखिए ये जो हाई लेवल था, इस लेवल तक कंपनी ने रिटेस्ट करने के बाद एक बार गया था, उसके बाद देखिए बिग क्रैश। इसका मतलब इस लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से वही लेवल को वो ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। और वो ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। इतने लॉन्ग जर्नी करके कोई भी स्टॉक अगर भागा तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा और मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग 2-3 दिन के अंदर ही शुरू हो जाएगा और यहाँ से बिग क्रैश देखने को मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा इस जगह पे टाइम बिताए और उसके बाद फिर से वो हायर लेवल को ब्रेकआउट करे तो सोचना बायर एक्टिव हो चुके हैं, आपको लॉन्ग जर्नी यहाँ से दिखेगा। तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा अभी फोमो बाइंग मत कर लेना कि मेरा यहाँ पे लेवल बन रहा था, सर ने इस लेवल को बोला था तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, मैं एंट्री ले लूंगा। बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा, क्योंकि ये लेवल बहुत क्रूसियस लेवल होता है। इसी लेवल से बिग क्रैश देखने को मिला। यही रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन फिर से वो रिटेस्ट किया तो इस लेवल में फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर से वॉल्यूम क्रिएट करके अगर ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री लेवल अच्छा खासा मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स, ये था कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आप भी सीखकर एनालिसिस करिए, खुद ढूंढ पाएंगे इस तरीके से स्टॉक जो आप खुद ट्रेड करके पैसा कमा सकता है। देखिए ट्रेडिंग एज ए इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो बनेगा तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही है, तो आप अच्छे खासा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते जाइए और जो कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग बन रहा है उसके ऊपर ट्रेड करते जाइए। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।